गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। 30 नवंबर के करंट अफेयर्स आज की क्लास में देखते हैं। आप सभी का स्वागत है। सुबह के वक्त 6:30 बज चुके हैं और क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। देखो महत्वपूर्ण न्यूज है आपके सामने कि रानी दुर्गावती ये टाइगर रिजर्व है और ये किस राज्य का है जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। तो याद रखना इसे, ये मध्य प्रदेश का है। और इसके बारे में बता दूं, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी ये दमोह जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है उसको लेकर के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और नौरादेही सेंचुरी को मिलाने के बाद ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो याद रखना इसमें अब ये नौरादेही सेंचुरी जो है इसका भी मर्जर कर दिया गया है इसमें, जिस वजह से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुल 28 बाघ इसमें रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के, जैसे देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो उसमें से भी ये जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसमें 28 बाघों की संख्या है इसमें। अब देखो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में जान लो कि ये मध्य प्रदेश का तो 7वां है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां। और इसके बारे में यह भी बता दूं कि इसके बारे में अधिसूचना जो जारी की गई थी 22 सितंबर 2023 को की गई थी। और इसमें ये भी समझ लो कि इसमें शामिल जो अभ्यारण्य है इसमें शामिल हैं नौरादेही, ये सागर जिले में पड़ता है, और ये रानी दुर्गावती ये दमोह जिले में पड़ता है। इसमें नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। नौरादेही तो सागर जिले में है और रानी दुर्गावती दमोह जिले में है। और इसके अंतर्गत जो यानी जितने ज़िले में ये पड़ता है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, इसमें 3 जिलों तक इसका विस्तार है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। और इसका कुल क्षेत्रफल है 1,41,400.860 हेक्टेयर। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये रानी दुर्गावती। अब देखो इसमें कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके सामने। इसमें देखो ये टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ही देख लो कि ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 से। जैसे आपने पढ़ा होगा, टाइगर प्रोजेक्ट तो हो गया 1973 का, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का था, 1992 में आया था हाथी प्रोजेक्ट। और इसमें देखो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसकी घोषणा, यानी जो ये टाइगर प्रोजेक्ट आया था उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको पता होगा। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व 1973 में जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका अब नाम कर दिया है रामगंगा, उसका पहले हेली समझ लो, हेली था उसका नाम, हेली कॉर्बेट या हेली राष्ट्रीय उद्यान था उसका। फिर उसके बाद इसका जिम कॉर्बेट हुआ, अब उसका नाम बदल दिया है, रामगंगा कर दिया है, क्योंकि उसके मध्य से होकर के रामगंगा नदी निकलती है। और देखो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना था 1974 में, जो बना था कान्हा किसली, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं, संजय गांधी, ये सभी। देश भर में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ 785 हैं। यानी सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में ही मिलती है, जो 785 है, और ये सर्वाधिक है पूरे भारत में। इसके अलावा कर्नाटक में भी 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं, और महाराष्ट्र में भी 448 बाघों की संख्या है। और मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व देख लो, जैसे कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है, ये बना था 1974 में। पेंच टाइगर रिजर्व है, ये 1992 में बना था। बांधवगढ़ ये टाइगर रिजर्व 1993 में बना था। पन्ना टाइगर रिजर्व ये 1994 में बना था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये 1999 में बना था। संजय डोबरी टाइगर रिजर्व ये 2008 में बना था। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 2023 में बना था।
और रातापानी टाइगर रिजर्व ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, बन जाएगा थोड़े दिन बाद। तो इस तरह से कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या इसमें मध्य प्रदेश में 7 है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डोगरी और वीरांगना। अब देखो देश में किस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी, यानी पहले कितनी थी, फिर बाद में जैसे इसकी 4 साल के बाद इसकी गणना होती है। जैसे देखो आपके सामने है 2006 में, इसमें भारत में 2006 में बाघों की संख्या थी 411। फिर 4 साल बाद 2010 में हो गई 1706, 2014 में 2226 और 2008 में 2967 और 2022 में हो गई फिर बढ़ कर के 3682। ठीक है, 3682। अब देखो ये कुछ प्रमुख स्टैचू देख लो, ये भी पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित की गई है। मैरीलैंड अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि गुरु शंकराचार्य की है। ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये भारत में है, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की। देखो कंफ्यूज मत होना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है वो तो मैरीलैंड अमेरिका में है, और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो भारत में हैदराबाद में है वो रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु की है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी है बेंगलुरु में, याद रखना अच्छे से। और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये भी बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अंबेडकर की लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की लातूर महाराष्ट्र में। देखो अब ये प्रमुख संधि भी देख लो। पूना की संधि 1817 में हुई थी और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1664 में सूरत की लूट की थी शिवाजी ने, आपने पढ़ा होगा। और 1665 में फिर संधि हुई थी इसकी पुरंदर की, सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य। और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी 1784 में मंगलौर की संधि। उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जैसे मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, वो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुई थी। 1769 में मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। और ये मद्रास की संधि हो गई आपके सामने 1769 में, और ये 1784 में हो गई मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। और ये बताओ श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की श्रीरंगपट्टनम की हाँ, श्रीरंगपट्टनम की शायद 1992 में हुई थी। सॉरी, इसी में दिया हुआ है 1792 में हुई थी, 1900 नहीं, 1792 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में। अब देखो आपके सामने ये आज का महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा रिजर्व बना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, आप देखना कितना याद है आपको। बताना है इसको कमेंट बॉक्स में कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाली यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बाली यात्रा महोत्सव का संबंध तो बता दूं, इसका संबंध है ओडिशा राज्य से। बाली यात्रा महोत्सव जो है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है।
और इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से हुई है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है ये बाली यात्रा और 4 दिसंबर तक चलने वाला है। बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, जो ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास की याद दिलाता है। इसके अलावा और भी देखो ओडिशा में क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे बाली यात्रा हो गया, उसके अलावा रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चंदन यात्रा भी, कोणार्क नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। महाविश्वा संक्रांति ये सभी उत्सव उड़ीसा में मनाए जाते हैं। रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाविश्वा संक्रांति। आगे देखो, प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रणब मुखर्जी से संबंधित है, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं पहले। तो बताओ, ये लिखी गई है, इनकी बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका, शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स ये बुक लिखी गई है। इसके बारे में जान लो कि ये प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और इनके द्वारा लिखा गया है, शर्मिष्ठा के द्वारा। साथ ही कैसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक साधारण ये जो पुस्तक है, इसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के एक साधारण गांव से लेकर उतार चढ़ाव भरे करियर तक मुखर्जी के जीवन की अन्य घटनाएं भी इस पुस्तक में बताई गई हैं। अब देखो, प्रणब मुखर्जी के बारे में जान लो कि ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे थे, और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे उससे पहले 2004 से 2006 तक। और इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली गई है? दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी, तो याद रखना, इसको खोला गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में खोली गई है ये। इसके बारे में देखो, डाई स्काई रिजर्व पूचांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से में खोली जाएगी। इसे भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से बनाया जाएगा। एक संरक्षित डार्क स्काई रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जहां रात का आकाश प्रदूषित नहीं होता है, जहां आप तारों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। डार्क स्काई रिजर्व के बारे में समझ लो कि यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर रात का प्रकाश प्रदूषित नहीं होता है, जहां आप तारों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो आपने पढ़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये अंकोर वाट मंदिर, ये कंबोडिया में पड़ता है। अब इस मंदिर के बारे में जान लो कि ये कंबोडिया में स्थित है और इसके निर्माता हैं, यानी इसका जो निर्माण कराया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। सूर्यवर्मन राजा एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। देखो, इस सूर्य मंदिर का निर्माण जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, और यह मंदिर मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। पहले तो यह भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसको यह जो है बौद्ध मंदिर में बदल गया और 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था इसे, 1992 में। अब देखो आगे क्वेश्चन है, हाल में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसे चुना गया है? यानी 2023 के लिए मरियम वेबस्टर ये डिक्शनरी है, इसका वर्ड क्या चुना गया है 2023 के लिए? तो याद रखना, इसके लिए जो वर्ड चुना गया है वो ऑथेंटिक को चुना गया है। ऑप्शन ए सही है इसका। और देखते हैं इसके बारे में कि ऑथेंटिक वर्ड का अर्थ है प्रमाणिक या झूठा या नकल नहीं। प्रमाणिक, झूठा या नकल नहीं, ये इसका अर्थ है ऑथेंटिक का। इसके बारे में जान लो कि मरियम वेबस्टर के द्वारा इसे चुना गया है
और यह एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, जो पुस्तकों विशेष रूप से शब्दकोशों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मरियम वेबस्टर के द्वारा ये ऑथेंटिक वर्ड 2023 के लिए वर्ड चुना गया है अपनी डिक्शनरी में। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन कम है, यहीं तक करते हैं क्लास को। कल मिलेंगे फिर 1 दिसंबर की क्लास में। तो बताओ कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली क्लास 6:30 बजे होती है और पढ़ते रहो। कल मिलते हैं फिर 1 दिसंबर करंट अफेयर्स के साथ। बाय। सुबह 6:30 बजे।